बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम स्टार्ट करेंगे आज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से। सबसे पहले बेटा डेफिनेशंस दी गई हैं जो कि एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसी से रिलेटेड ये सारी की सारी डेफिनेशंस हैं और ऑब्जेक्टिवली ये इंपॉर्टेंट भी हैं। और आने वाले वक्त में अगर आप एफएससी में प्री इंजीनियरिंग में जाते हैं या प्री इंजीनियरिंग डिसाइड करते हैं या उसके बाद फिर बीएससी में और हायर क्लासेस में भी इनको जो है इनका रोल है, ये यूज़ होंगे जब तक आप ये मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते रहेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी होगा आपके लिए, यानी जो बेसिक्स हैं मैट्रिसेस की उसको समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। ये सारी की सारी डेफिनेशंस बहुत इजी हैं। ये आप अगर ध्यान से ये वीडियो पूरी की पूरी कंप्लीट देखेंगे तो मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी क्लियर हो जाएंगे आपके लिए। शुरू करते हैं अभी कि सबसे पहली डेफिनेशन उन्होंने कहा है कि रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जैसे कि प्रीवियस हमने लेक्चर में ये बात पढ़ी थी कि मैट्रिक्स हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। जब हम एक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम उसको मैट्रिक्स कहते हैं। जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होंगे तो उसको मैट्रिसेस पढ़ते हैं। ठीक है, रो का मतलब होता है कितार। ठीक है, ये भी हम पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने रोज़ और कॉलम्स के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर हमने रो की बात की थी जब, तो ये बात हुई थी कि रो का मतलब होता है कि कितार। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स जो है वो पूरे का पूरा रो मैट्रिक्स कहलाएगा इफ इट हैज़ ओनली वन रो। अगर इसमें सिर्फ एक रो होगी तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो बात होगी इस पूरी डेफिनेशन में वो ये वाली लाइन होगी जो कि मैंने अंडरलाइन कर दी है। ठीक है, अब इसको कहता है ईजी। फॉर एग्जाम्पल द मैट्रिक्स M इज इक्वल टू 2, -1 एंड 7 इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। इसका ऑर्डर जो है ये 1/3 है। इट मीन्स इसमें M रोज हैं। ये जो 1 है ये डिनोट करता है किसको? रोज को। और ये जो सेकंड वाला 3 नंबर है ये कॉलम्स को शो करता है। जैसे कि ये प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे ये लेक्चर नंबर 1 में कि M जो है वो रोज को शो करता है और N जो है वो ऑर्डर में कॉलम्स को शो करता है। तो ये किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम जब राइट करते हैं तो M/N से उसको डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा राइट कर देता हूँ M/N, यानी M/N जो है ये किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको फार्मूला कह लें। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमें दिया गया इसका ऑर्डर 1/3। तो जो भी हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होगा उसमें M जो है वो हमेशा 1 होगा। यानी अगर हम यहां पे राइट करें M इज इक्वल टू 1 तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हर एक रो मैट्रिक्स में M जो है वो इक्वल 1 के होगा। ठीक है क्या बेटा? अच्छा एक और एग्जांपल यहां पे हमें दे रहे हैं, वो M इज इक्वल टू 1 एंड -1 इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2। इसका जस्ट ऑर्डर चेंज हुआ है लेकिन M दोबारा अगर हम देखें तो M अगेन जो है 1 के इक्वल है। तो ये जो मैंने आपको बात बताई है इससे भी शॉर्ट वो ये है कि M इक्वल 1 हो अगर किसी भी मैट्रिक्स में तो वो रो मैट्रिक्स होगा। ठीक हो गया बेटा? मुझे उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो दी है कॉलम मैट्रिक्स की। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स का क्या मतलब? जैसे ये नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। अगर किसी भी मैट्रिक्स में कॉलम जो है वो 1 होगा दैट मैट्रिक्स विल बी अ कॉलम मैट्रिक्स, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दी है कि M इक्वल है 1 एंड 0 के और N जो है वो इक्वल है 2, 0 एंड 1 के आर कॉलम मैट्रिसेस। ये दोनों के दोनों जो हैं ये जो M है और ये N जो है ये कॉलम मैट्रिसेस हैं बिकॉज इनमें जो ऑर्डर है M/N है, इसमें जो हमारे पास N की वैल्यू है वो इक्वल किसके है? 1 के। सो हम कह सकते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स में इसकी जो पहचान है, जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि N इक्वल 1 होगा। ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में N जो है यानी किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर में N 1 के इक्वल होगा तो वो वाला मैट्रिक्स क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा। ये भी बहुत इजी सी एक डेफिनेशन थी ये। उसके बाद नेक्स्ट देखें, 3rd नंबर पे हमारी डेफिनेशन जो दी गई है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगल से जो है वो हमें एक बात थोड़ी सी अगर आप जहन पे थोड़ा सा रिवाइज करें जहन में कि रेक्टेंगल इस तरह की शेप होती है। ठीक है, जिसमें जो फेसिंग साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं लेंथ्स में। ठीक है, यानी फेसिंग साइड्स जो है उनकी लेंथ इक्वल होती है लेकिन ये इक्वल नहीं होती चारों की चारों, वो स्क्वायर होता है।
ठीक है। अगर आप डेफिनेशन को भी देखें, रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है और स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, ये छोटी क्लासेस में आपने बहुत बेसिक 1-2 में भी ये पढ़ी होंगी कि स्क्वायर किसे कहते हैं और रेक्टेंगल किसे कहते हैं। तो रेक्टेंगल जो है ये एक ऐसी शेप होती है कि जिसमें जो फेसिंग साइड्स होती है, फेसिंग का मतलब बेटे कि ये एक दूसरे के आमने सामने हैं और ये एक दूसरे के आमने सामने, इसलिए मैं इसको फेसिंग साइड्स कह रहा हूं। ये लेंथ में इक्वल होती हैं, ठीक है, लेकिन चारों की चारों इक्वल नहीं होती। इसी कॉन्सेप्ट को ज़हन में रख के आपने डेफिनेशन को देखना है कि रेक्टेंगल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही इसकी ये सारी की सारी डेफिनेशन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की भी रखी हुई है कि अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर। एक मैट्रिक्स कोई भी m जो है कोई भी ले सकते हैं, यहां पे वो m की बात कर रहा है, आप कोई भी लिख सकते हैं, a b c d या कुछ भी a to z, कोई भी मैट्रिक्स यहां पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आपने m को याद रखना है। अब मैट्रिक्स m इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर। एक मैट्रिक्स जो होगा m वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ m इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ m कॉलम्स, ठीक है। यानी अगर उसमें वो जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हुए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे यहां पे एग्जांपल्स हमें दिए हैं, ये A मैट्रिक्स, ये B मैट्रिक्स, ये C मैट्रिक्स और ये D मैट्रिक्स, ये सारे के सारे क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। तो हम इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में राइट करें, जैसे मैंने आपको पहले रो और कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बताया, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर जो मैट्रिक्स है उसके लिए हम याद रख सकते हैं मेरा बेटा कि m इज नॉट इक्वल टू, यहां लिखे थे m इज नॉट इक्वल टू n। ये एक शॉर्ट साइज का फॉर्मूला कह लें या इसकी पहचान कह लें कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m जो है वो n के इक्वल नहीं होगा। m और n के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, मैं दोबारा बता देता हूं कि m रोज होती हैं और n कॉलम्स होते हैं। तो इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल देन दैट मैट्रिक्स विल बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी हैं, नीचे वही उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आर ऑल रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस द ऑर्डर ऑफ A इज 3/2, द ऑर्डर ऑफ B इज 2/3, द ऑर्डर ऑफ C इज 1/3 एंड ऑर्डर ऑफ D इज 3/1, विच इंडिकेट्स दैट इन ईच मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल द नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी वही बात जो मैंने आपको शॉर्टली यहाँ बता दी कि m इज नॉट इक्वल टू n, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन हम पढ़ने लगे हैं ये भी बहुत एक आसान डेफिनेशन है, जो कि है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से मिलती जुलती, थोड़ा सा फर्क है इसमें। वो क्या है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जिसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं लेंथ में, ठीक हो गया। ये इस तरह की शेप को स्क्वायर कहते हैं। ये मैं साइड इसके लिए ये वाले निशान यूज कर रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि जितनी लेंथ ये वाली है उतनी ही लेंथ ये राइट, उतनी ही बॉटम वाली, उतनी ही लेफ्ट वाली है, ठीक हो गया। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा कब, इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हुए देन दैट मैट्रिक्स विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब हम इसको शॉर्टली अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि इफ m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n इन अ मैट्रिक्स देन दैट मैट्रिक्स विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये शॉर्टली हम ये वाली डेफिनेशन इसको एक लाइन या आप कह लें कि बहुत शॉर्टली इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिवली भी आप इसको याद रखिएगा मेरा बेटा। ये एग्जाम्पल दे रहा है कि ये A हमारे पास मैट्रिक्स, ये B है और इसके बाद ये C मैट्रिक्स है। कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, 3/3, 1/1 रिस्पेक्टिवली। तो इन सब में क्योंकि m और n इक्वल है दैट्स वाई ये सारे के सारे क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे ये। नेक्स्ट जो बेटा मैट्रिक्स है हमारे पास वो है नल और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। नल और जीरो ये जैसे नाम से ही हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जो जीरो हो, यानी जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो। तो यही इसने लिखा हुआ है यहाँ पे, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। अगर सारी की सारी एंट्रीज एक मैट्रिक्स की जीरो होंगी देन दैट मैट्रिक्स विल बी नल और जीरो मैट्रिक्स। इसको या तो नल मैट्रिक्स कहेंगे या फिर इसको जीरो मैट्रिक्स भी हम कह सकेंगे। आर नल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 2/2, 1/2, 2/1, इसमें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि वो उसमें उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो कॉलम भी हो सकता है, वो रो भी हो सकता है। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे तो जस्ट वो वाला मैट्रिक्स कहलाएगा नल और जीरो मैट्रिक्स, ठीक हो गया। ये सारी की सारी नीचे उन्होंने इसका ऑर्डर बताया। फिर कहता है नोट दैट, ये वाली बात नोट करने वाली है। क्या नोट करना है बेटा हमने यहाँ पे,
ऑब्जेक्टिवली इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे देखें थोड़ा सा पॉइंट आउट कर रहा हूँ अलहदा से। नोट दैट द नल मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। जो नल मैट्रिक्स है बेटा, जब भी आप नल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे या कहीं लिखा देखेंगे तो उसको आइडेंटिफाई किया होगा, उसको रिप्रेजेंट किया होगा ओ से। ठीक हो गया, यानी जैसे ए बी सी से किसी भी मैट्रिक्स को शो कर देते हैं, इसलिए इसी तरह नल और जीरो मैट्रिक्स को स्पेसिफिकली ओ से शो करते हैं। ठीक हो गया बेटा जी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये भी बहुत इजी एक डेफिनेशन है, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स रो और कॉलम्स का समझ आ गया तो ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है ये बात। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग का मतलब होता है बदल देना। एक मैट्रिक्स जो हासिल किया गया हो, जो हासिल होता है कैसे, इंटरचेंजिंग बदलने से। किस चीज को बदलने से? द रोज, रो मतलब कितारों को, इनटू कॉलम्स, कितारों को कॉलमों में, ठीक है, कितारों को कॉलमों में बदलने से। और का मतलब होता है बेटे या, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला वर्ड है। और का मतलब होता है या, दोनों में से एक काम करना है हमने। रोज को कॉलम्स में बदल दें और कॉलम्स इनटू रोज, या कॉलम्स को रोज में बदल दें, यानी कॉलमों को कितारों में या कितारों को कॉलमों में बदल देने से हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। वो दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स का वो ट्रांसपोज होगा। इफ ए इज अ मैट्रिक्स, अगर कोई भी हमें मैट्रिक्स ए दिया गया हो, देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए टी, यानी ये जो ए के ऊपर छोटा सा राइट कॉर्नर पे, अपर राइट कॉर्नर यानी ऊपर दाएं तरफ छोटा सा टी लिखा हो तो ये कहलाएगा ए का ट्रांसपोज। तो हम ए के ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट इस तरह करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो उस मैट्रिक्स के ऊपर टॉप राइट साइड पे हमने टी लिख देना छोटा सा। ठीक हो गया, जैसे पावर हम राइट करते थे, जिसे हम एक्सपोनेंट भी कहते थे। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पे देखें एग्जांपल्स की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास देखें 1 2 3 2 1 0 -1 4 और -2 दिया हुआ है। ये हमारे पास रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। ठीक है, इसकी 3 रोज है हमारे पास। और अगर इसका ट्रांसपोज जब हमने लिया तो ये जो हमारे पास फर्स्ट रो थी R1, ठीक है, इसको किस में चेंज किया? यहाँ पे देखें कॉलम 1 में, ये कॉलम 1 बन गया। ये जो हमारे पास R2 हमारे पास है ए मैट्रिक्स में, R2 को चेंज करके C2 बना दिया, और इसी तरह R3 को चेंज करके C3 बना दिया। यानी हमने क्या किया, यहाँ पे रोज को कॉलम्स में बदल दिया, तो ये क्या बन गया? ट्रांसपोज आ गया ए का। बी एग्जाम्पल में देखें, ये रो 1 है हमारे पास, इसको किस में चेंज कर दिया? कॉलम 1 में। ये देखें जब हमने इसका ट्रांसपोज लिखा तो हमने इसको कॉलम में चेंज कर दिया। इसी तरह जब हमने सेकंड रो की बात की और जब ट्रांसपोज लेने के बाद वो सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। यहाँ पे देखें, यानी रोज को हमने इंटरचेंज किया कॉलम्स में, तो हमारे पास उसका ट्रांसपोज आ गया उस मैट्रिक्स का। इसी तरह ये जो इसकी सी एग्जाम्पल है, इसमें देखें ये रो 1 है, इसको ट्रांसपोज जब लिया तो रो 1 को कॉलम 1 बना दिया। तो इस तरीके से हमारे पास इनका ट्रांसपोज आ जाता है। कहता है इफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 2/3 देन ऑर्डर ऑफ इट्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज 3/2। ठीक है, अगर 2/3 ऑर्डर था मैट्रिक्स का तो 3/2 ऑर्डर हो जाएगा उसके ट्रांसपोज का। इतनी बात समझ आ गई होगी मेरा बेटा, मुझे उम्मीद है पूरी आपको। अच्छा, नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास एक चीज प्लस है तो उसको माइनस कर दें, माइनस है तो उसको प्लस कर दें, यानी चेंजिंग ऑफ द साइन। यही वाली मेन इसमें बात होगी। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, कोई भी हमारे पास ए मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड। तो नेगेटिव क्या होगा? ए का माइनस ए। जो ए मैट्रिक्स है इसका नेगेटिव क्या होगा? माइनस ए। इसका मतलब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि जो भी मैट्रिक्स हमें दिया गया होगा उसके नेम का भी चेंज करना है साइन। जैसे बी होगा तो माइनस बी कर देना है, सी होगा तो माइनस सी कर देना है, डी होगा तो माइनस डी कर देना है। नंबर एक बात। दूसरी बात कहता है इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे हमने साथ में ये करना है कि उसकी जितनी भी एंट्रीज होंगी, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे उस मैट्रिक्स के, उन सबकी एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हमने, सबके साइन चेंज कर देंगे। जैसे हमें ये एग्जांपल दी है कि हमारे पास ए जो है ये इक्वल है 1 -2 3 एंड 4 के, तो हमारे पास माइनस ए जो है वो बेटे आ जाएगा -1 2 -3 एंड 4, यानी जो प्लस थे वो माइनस कर दिए, जो माइनस थे वो
जो माइनस थे वो प्लस किए और प्लस वाले माइनस कर दिए, जस्ट उनके साइन चेंज किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है बेटा वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या वर्ड है ये? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत इजी है ये वाला कॉन्सेप्ट भी। कहता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। सबसे पहले कि ये स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मतलब वही बात कि नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। देन दैट मैट्रिक्स विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगा इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, अगर वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा तो, ठीक है। जैसे कहता है मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे यहां पे अब हमारे पास एग्जांपल दी है कि एक एम हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके ये हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स या एंट्रीज हैं, इसका ट्रांसपोज लिया तो जो रोज थी उसको कॉलम्स में चेंज कर दिया। कॉलम्स में चेंज करने से देखा कि ये दोबारा एम के ही इक्वल है, यानी इसका ट्रांसपोज लेने से भी ये अपने दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसलिए हम कहेंगे कि एम जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। और एक और एग्जांपल दिया यहाँ पे कि ए जो है वो ए के एलिमेंट्स ये हैं, जब इसका ट्रांसपोज लिया तो ये ए के इक्वल नहीं आया, यानी जो ए के एलिमेंट्स हैं ये उसकी वही वाली तरतीब या वही वाली जो सीक्वेंस है वो नहीं रहा, उनके साइंस या वो एलिमेंट्स वो वैसे नहीं बने, ठीक है। तो फिर वो क्या होगा? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू ए, सो हम क्या कहेंगे? हेंस ए इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटे इसकी डेफिनेशन ये होती है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। जो ए मैट्रिक्स है वो स्क्यू होगा अगर उसका ट्रांसपोज लेने से वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, यानी वो नेगेटिव के इक्वल आ जाए। उसका तरीका क्या होगा कि आप उसका जो है वो ट्रांसपोज लें, माइनस को कॉमन लें, माइनस को कॉमन लेने के बाद अगर तो वो वाला मैट्रिक्स ए के इक्वल हुआ तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ये जो एग्जांपल नंबर ए है इसमें देखिए पहले ट्रांसपोज लिया गया, ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस को कॉमन ले लिया गया, कॉमन लेने के बाद वो दोबारा ए के इक्वल आ गया, इट मीन्स वो माइनस ए के इक्वल हो गया, तो इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक हो गया बेटा जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है डायगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स बेटे अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली डेफिनेशन है, ये वाली। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो डायगोनल होगा इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज, अगर कोई भी एक एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो, उसकी जो डायगोनल एंट्रीज है कोई भी एक वो नॉन जीरो हो, और एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए? जीरो। ये जरूरी है, ठीक है। लेकिन जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें कोई एक भी अगर नॉन जीरो होगी तो वो डायगोनल ही होगा। जैसे किसी भी मैट्रिक्स में ये वाली जो एंट्रीज हैं, ये जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं यहाँ पे, ये डायगोनल कहलाता है। किसी भी मैट्रिक्स का ये डायगोनल कहलाता है, यानी डायगोनल एंट्रीज होंगी ये वाली, ठीक हो गया। ये वाली जो एंट्रीज हैं इनमें एटलीस्ट वन एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, बाकी जीरो जीरो भी हो सकती हैं। और जो नॉन डायगोनल है यानी इसके ऊपर और नीचे, राइट और लेफ्ट पे जो एंट्रीज हैं उनका जीरो होना ज़रूरी है। अगर वो जीरो होंगी तभी वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पे कि ये एम है, ये एन है, ये सारे के सारे डायगोनल मैट्रिसेस हैं ये वाले। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल बेटे जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है स्केलर मैट्रिक्स की। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बहुत इजी। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। जो स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल होगा, ठीक है। डायगोनल की बात अगर करें तो इट मीन्स कि इसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होंगी? एटलीस्ट वन एंट्री जो वो नॉन जीरो होगी, ठीक हो गया। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, यानी डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी? सेम एंड नॉन जीरो। लेकिन वो जीरो जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर जीरो जीरो हुई तो सेम तो फिर भी होंगी, और अगर तो जीरो जीरो होगी फिर होगा क्या? ये आप देखें, अगर यहाँ पे ये के लिखा हुआ है यहाँ पे, ये डायगोनल एंट्रीज को ये देखें यहाँ पे, बाकी सारे जीरो जीरो हैं, और ये वाली देखें ये 2 2 है, ठीक है। ये सेम होनी चाहिए लेकिन जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों?
ना 0 होनी चाहिए और ना ही 1 होनी चाहिए। अच्छा, इसकी वजह देखिए दोनों तरह से ही क्लियर हो जाएगा। 0 इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अगर 0 0 हुई तो वो नल और 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, फिर वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं रहेगा। और 1 क्यों नहीं होना चाहिए, उसका आंसर जो है वो इससे नेक्स्ट डेफिनेशन में है। देखें यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं पहले। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं बेटा, उसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, अगर सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, 1 के इक्वल। ये देखें, ये डायगोनल एंट्रीज अगर 1 के इक्वल हुई तो वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। और अगर 1 और 0 के अलावा कोई भी एंट्रीज होंगी और वो सेम होंगी फिर वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। इज अ 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बी जो है यहाँ पे दिया है ये 2x2 स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। एंड सी इज इक्वल टू 1 इज अ 1x1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी। अ स्केलर, नीचे नोट, ये जो नोट है अब ये पढ़ने लगे हम कि अ स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिसेस, ठीक है। जो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं ये डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं। ये अ डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता। ठीक हो गया जी, क्योंकि उसके लिए कंडीशंस होती हैं उसको स्केलर होने के लिए। स्केलर तभी होगा जब सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी 0 और 1 के अलावा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब होगा जब सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी। एक बात और यहाँ पे जो शायद मैं मिस कर गया हूं इस डेफिनेशन में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इट इज डिनोटेड बाय आई। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेटा इसको आई से ही डिनोट किया जाता है। ये स्पेसिफिकली इस डेफिनेशन के साथ चीज को याद रखना जरूरी है। जैसे नल और 0 मैट्रिक्स में हमने देखा था कि ओ से डिनोट करते थे हम उसको, इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को हमेशा आई से ही शो करते हैं। इसको आप ABCD से शो नहीं करेंगे। तो अभी आज की जो वीडियो है यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं, आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन का ना सिर्फ समझना बल्कि इनको याद करना बड़ा ज़रूरी है। तो आप जो है वो इन सारे डेफिनेशंस को रिवाइज कीजिएगा, इनको समझिएगा, और अगर कोई डेफिनेशन में किसी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा मुझसे, मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा आपको वो क्लियर करूं। और जब ये डेफिनेशंस आपको याद हो जाएंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको आज के दिन में ही याद कर लेंगे, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो 1.2 कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि इन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड है। अगर आपको ये डेफिनेशंस नहीं आएंगी या याद नहीं होंगी फिर वो एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए मुश्किल होगी, इसलिए हम उस एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर पे छोड़ देते हैं, यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये समझ आ गई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंचाएं, और उन लोगों को, उन बेटे बेटियों को भी साथ में जोड़ें इन वीडियोस के साथ। डेली बेसिस पे इंशाल्लाह ये वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। जो बच्चे जो हैं मैथ को मुश्किल समझते हैं, या जिनके लिए माजी में मैथ मुश्किल रहा, या जिनको जो है वो बहुत अच्छा मैथ समझने की ज़रूरत है, या जो समझते हैं जी हमने एक्स्ट्रा वर्क करना है मैथ में, तो सारे बेटे और बेटियों के लिए ये इक्वली बेनिफिशियल हैं ये वीडियोस। अपनी आरा, अपनी राय ज़रूर दिया करें कमेंट बॉक्स में, ताकि आने वाली जो हर एक वीडियो है वो पहली वीडियो से बेहतर बन सके। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।